हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो आपके आईसीएसई क्लास 9th के सिलेबस में पहला ही चैप्टर है, मेजरमेंट। तो इसके बारे में आज हम हर एक चीज जान लेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है। देखिए, ये सिंपल पेंडुलम का एक छोटा सा डायग्राम हमने रखा हुआ है, इसके हेल्प से समझते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक रिजिड सपोर्ट हमें लेना होता है जिसका शेप चेंज ना हो सके। जैसे मान लेते हैं हमने एक रॉड ले लिया, इस रॉड से हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रिंग हमने यूज किया है, और स्ट्रिंग मतलब धागा एक यूज किया है, और स्ट्रिंग के हेल्प से हमने इसको जहां पे आपको ये बॉब मार्क किया हुआ दिख रहा है ना, बीओबी बॉब, ये क्या है, एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल मास है। ये किसी भी मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको हमने सस्पेंड किया है किसके हेल्प से, एक स्ट्रिंग के हेल्प से। कहां से सस्पेंड किया है, रिजिड सपोर्ट से। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो जरा देखते हैं कि क्या क्या है, जरा देखिए। सबसे पहला ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सुन के ही पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब जहां से हमने इस बॉब को स्ट्रिंग के हेल्प से सस्पेंड किया हुआ, पेंडुलम को सस्पेंड किया है ना। अब देखिए, ये हम आपको ये दिख रहा होगा एल मार्क किया हुआ, मैं जरा यहां पे लिख देता हूं दोबारा। ये एल है बच्चों, इसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। एल को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टर्म समझना, अगर हमें सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये इफेक्टिव लेंथ क्या होता है जरा मैं आपको बता दूं। ये आपको जो बॉब दिख रहा है ना, बॉब का जो सेंटर है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप लिख सकते हैं। तो ये बॉब का जो सेंटर है, इसका सेंटर का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आप ये आपको दिख रहा होगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ आप ले सकते हैं, या फिर यहां से लेके यहां तक का लेंथ आप ले सकते हैं। दैट इज इफेक्टिव लेंथ। ये बदलेगा थोड़े, ये ऐसे जाए या ऐसे जाए। अब इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। इसमें दो पोजीशंस होते हैं, कहते तो तीन पोजीशंस हैं, दो एक्सट्रीम और एक मीन। तो ये जो पोजीशन है जहां पे ये ओरिजिनली रहता है पहले से, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। और जैसे जैसे ये इस तरफ जाता है ना, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम। अब जैसे ये एज द टर्म सजेस्ट्स, एक्सट्रीम हमने इसका नाम रखा क्यों है, क्योंकि ये इसके और आगे और ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एक्सट्रीम। तो ये यहां से इधर तक गया, एक्सट्रीम। फिर वापस जब यहां मैक्सिमम हाइट तक चला गया होगा, तो फिर इधर से वापस आएगा नीचे की तरफ मीन पे, और फिर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं और एक मीन पोजीशन होता है ना। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हम जरा समझते हैं। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहां से शुरू हुआ था ना हमारा बॉब, सिंपल पेंडुलम का जो ये बॉब है, ये जो स्फेरिकल मास है, ये जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ जाए। तो देखिए, हमने इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। क्या है ये, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब जैसे मैं आपको बता दूं, पेंडुलम का जो बॉब है, ये अगर यहां से शुरू हुआ, तो यहां से एक बार ये कंप्लीटली आगे जाए दूसरे एक्सट्रीम तक, और फिर वापस यहां से यहीं पे आ जाए इसी एक्सट्रीम पे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पे आ गया। तो हमने बोला कि ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, है ना। दूसरा इसका क्या है, टाइम पीरियड, जो हमारा दूसरा टर्म है। टाइम पीरियड का मतलब ये एक ऑसिलेशन करने में इसको जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड के लिए हमारा सिंबल होता है कैपिटल टी। ओके, और ऐसा यूनिट वही होगा जो टाइम का होता है, सेकेंड होगा, है ना। ऐसा यूनिट क्या लेंगे हम, सेकेंड लेंगे, है ना। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टर्म आपने पहले भी सुना होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग हैपेंस। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है। तो एक सेकेंड में ये बॉब जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि 4 सेकेंड्स में ये जो बॉब है, बॉब पेंडुलम का जो बॉब है, ये 100 ऑसिलेशंस करता है। तो हर एक सेकेंड में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो हर एक सेकंड में कितना करेगा, 100/4, मतलब 25 ऑसिलेशंस, है ना। तो ये हर एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना बॉब, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है बच्चों, हर्ट्ज। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो अगर आपको सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल एच और स्मॉल जेड, और अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल एच से आपको स्टार्ट करना होगा। ये है इसका ऐसा यूनिट।
और फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल एफ, जैसे टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी, वैसे फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैं आपको ये फिगर से ही बता देता हूं, जरा देखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये यहां से अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट करके यहां एक्सट्रीम तक आ सकता है ना, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आपके लिए डेफिनेशन यहां लिख दिया ऑलरेडी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आइदर साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मीन पोजीशन से जरूरी थोड़ी कि सिर्फ इधर आए, हो सकता है इधर भी जाए, हो क्या सकता है, जाएगा ही। तो या तो मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम की तरफ आए या मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम की तरफ आए, दोनों में ही जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉब का, बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब ये वाला पार्ट हमारा एम्पलीट्यूड हो गया या फिर ये वाला पार्ट भी एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा टर्म्स हमने अब डिस्कस कर लिया है बच्चों। तो अब हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। एक चीज और बच्चों, आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे शुरू से लेके एंड तक, तो आपको सिंपल पेंडुलम के किसी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। आई विल मेक दैट श्योर, है ना। तो अब देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल एफ और कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है। मैं पहले रिलेशन ये लिख देता हूं और आप ये खुद से भी डिराइव कर सकते हैं कि F इक्वल 1/t, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं T इक्वल 1/f। और इसको डिराइव करना बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे मैं आपको ये बता देता हूं कैसे डिराइव करते हैं। आपको सिर्फ टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन है वो पढ़ना है और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पढ़ना है। टाइम पीरियड क्या है जरा देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसी डेफिनेशन के हेल्प से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। हमने बोला टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं सिंबल। तो टी सेकेंड्स में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, है ना। यही तो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टी सेकेंड्स में वन ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, 1/t ऑसिलेशन, है ना। t सेकेंड्स में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में 1/t ऑसिलेशन। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अभी हमने लिखा था, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड। तो देखिए, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशंस कर रहा है बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, 1/t। तो ये 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहां से क्या मिल गया, F इक्वल 1/t। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू डिराइव दीज थिंग्स, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, हो सकता है कोई पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, किसी का 5 सेकेंड हो, किसी का 2.5 सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड जो अलग अलग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है अलग अलग, वो डिपेंड किन चीजों पे करता है वो देखते हैं, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे, है ना। तो पहला फैक्टर है बच्चों टाइम पीरियड का, हमारा पहला फैक्टर है इफेक्टिव लेंथ। मैं यहां लिख देता हूं, पहला फैक्टर है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ के लिए हमारा सिंबल क्या होता था, स्मॉल एल। तो आपसे जब भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है ना, तो आप पहले फैक्टर का नाम बता दीजिए और फिर उस पे वो कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लिख देना होता है। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। मतलब इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। मतलब अगर इफेक्टिव लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, इफेक्टिव लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा। जरा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा पेंडुलम है जिसमें इतना छोटा स्ट्रिंग मैंने यूज किया है, तो ये यहां से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, मीन से गया एक्सट्रीम, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन पे आया, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहां आ गया। तो इसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा वो हम नोट कर लेते हैं। अब इसके जगह हमने एक ऐसा पेंडुलम ले लिया जिसमें इफेक्टिव लेंथ इतना हो, बड़ा स्ट्रिंग यूज कर लिया। अब ऑब्वियसली इसको उधर जाके फिर यहां आने, फिर उधर जाके फिर यहां आने में टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड ज्यादा हो गया। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया, लेंथ कम टाइम पीरियड कम, फटाफट ऑसिलेशन करेगा। लेंथ ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। अब देखिए दूसरा फैक्टर होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता होगा क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये डिपेंड करता है ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी।
अब देखिए इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, वहां पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा वहां पे टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, है मतलब उल्टा चलता है। ओके, अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने पे क्या हम लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। आपसे फैक्टर्स पूछा जाएगा तो आप सिर्फ इतना बताएंगे, और अगर एक्सप्रेशन पे आए कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। कैपिटल टी प्रोपोर्शनल का साइन दे दिया, जो न्यूमरेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी, जो जहां पे था वहीं पे लिख दिया, और न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। अब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कंबाइनली, पूरा होल स्क्वायर रूट दे दिया एल बाई जी। अब देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इक्वल टू देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो हम यहां पे कांस्टेंट भी लेंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, देखिए 2 पाई। वो कांस्टेंट क्या है, 2 पाई। ये आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत बार मैंने बच्चों से पूछा है कि ये कांस्टेंट हमने 2 पाई ही क्यों लिया है, 2 क्यों नहीं ले लिया, या सिर्फ पाई क्यों नहीं ले लिया। तो जवाब नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत आसान सा चीज है, मैं आपको आज ये बता देता हूं। 2 पाई ही क्यों लिया है, क्योंकि आप जैसे देखिए ऑसिलेशन में क्या होता है कि जहां से शुरू हुआ है पेंडुलम वापस उसको वहीं पे आना है, तब हम बोलते हैं कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो यहां से शुरू हुआ, इधर गया, फिर वापस यहां आ गया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया। और जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का, है ना। और 360 डिग्री को ही बच्चों हम लिखते हैं ऐसे 2 पाई, है ना। सिर्फ पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। आपको शायद ये चीज पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। ये पाई रेडियन होता है ना, ये एंगल का ऐसा यूनिट है, प्लेन एंगल का। आप जो बचपन से डिग्री डिग्री बोलते आ रहे हैं वो ऐसा यूनिट नहीं होता एंगल का, ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो 2 पाई में कितना, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसीलिए बच्चों हम यहां पे 2 पाई लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब ही क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, इसीलिए हम 2 पाई लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमें ये टी का मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मिल चुका है, और ये कांस्टेंट हम 2 पाई क्यों लेते हैं हमें ये भी पता चल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे टी डिपेंड नहीं करता, हमसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो पता चल गया, अब ऐसा बताओ फैक्टर जिसपे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ये जो बॉब हमने यहां पे लिया था ना, ये बॉब आप वुडन लें या मेटलिक लें, किसी भी चीज का आप ले लें, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अभी दिखा होगा कि टाइम पीरियड का जो हमने फॉर्मूला लिखा 2 पाई एल बाई जी, यहां पे कहीं आपको बॉब का मास दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या है, मास ऑफ द बॉब। इस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है ना। दूसरा फैक्टर जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया, जैसे एक स्विंग होता है झूला, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तब फिर उस पर डिपेंड कर सकता है, नहीं तो ऐसे इन जनरल एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इन दो चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा चीज आपसे पूछा जाता है कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। तो कोई ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। सुन के ही पता चल रहा है सेकंड्स पेंडुलम मतलब कोई ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। मतलब जिसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड्स का टाइम लगता है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। ये आपके आईसीएसई क्लास 9th का ही क्वेश्चंस है, सेलिना टेक्स्ट बुक का। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है वो उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए, वैसा ही क्वेश्चंस मैंने इसमें चुन के रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। कितना ऑसिलेशन करता है, 1 मिनट में कितना ऑसिलेशन करता है, 40 ऑसिलेशंस करता है ये, है ना। तो अब जरा देखिए 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स,
तो 60 सेकेंड्स में कितना ऑसिलेशन करता है? 40 ऑसिलेशंस करता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए पहला पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 60 सेकेंड्स में 40 ऑसिलेशंस, तो हर एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल हम, 40/60 का मतलब क्या हो गया? 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा ये, दैट विल बी 0. मैं जरा इसको हटा देता हूं, थोड़ा गंदा हो गया, 0.67 इतना ऑसिलेशंस ये कंप्लीट करेगा हर एक सेकेंड में। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल चुका है बच्चों, 0.67 हर्ट्ज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली यूनिटरी मेथड लगाया कि हर एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो गया। दूसरा क्या है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों कि T इक्वल क्या होता है? 1/f। एंड आई सजेस्ट यू कि आप ये f का, फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू मत रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू रख के फिर डेसिमल हटाओ ये वो, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है काम। तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्टली ये 0.67 कहां से आया? यहीं से ना, 2/3 से। तो आप डायरेक्टली f के जगह क्या रख देंगे? 2/3। तो 2/3 तो 3 चला गया ऊपर, तो इट विल बी 1.5 और टाइम पीरियड है तो ऐसा यूनिट सेकंड हो गया, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और अलग तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। देखिए क्या गिवन है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। हमारे पास दो पेंडुलम है, एक का लेंथ दिया गया है, हम नाम अलग अलग दे देते हैं। एक का लेंथ मतलब L1 है 1 मीटर और L2 है 9 मीटर, मतलब दूसरा जो पेंडुलम है उसका लेंथ है 9 मीटर। हमसे क्या बोला गया? कंपेयर द टाइम पीरियड्स। कंपेयर का मतलब रेशियो निकालना है, तो हमें दोनों पेंडुलम्स का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना। मैं आपको इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं। सबसे पहला चीज हमें यह जरूरी है कि टाइम पीरियड लेंथ पे, इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड कैसे करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एल के। तो जब भी ऐसा सवाल है ना बच्चों, तो आपको सिर्फ ये डिपेंडेंस पता करना होता है कि कैसे, डायरेक्टली या इनवर्सली डिपेंडेंट है। अब हमें पता क्या करना है कि टाइम पीरियड दोनों पेंडुलम का जो है वो रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है। तो T1:T2, अगर हम रेशियो लिखें इनका, तो T1 है तो T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे हम लेंगे L1 स्क्वायर रूट ऑफ L1 और T2 के ठीक सामने हम रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ L2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेशियो लिखना है दोनों का, तो यहां T1 है तो इसके सामने L1, T2 है तो L2। यही अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता तो यहां 1 है तो इसके सामने 2 रहता और यहां 2 है तो इसके सामने 1 रहता, है ना। अब देखिए T1 और T2 का हमें रेशियो निकालना है, तो ये पूरा होल स्क्वायर रूट दे देते हैं। L1/L2 लिख सकते हैं ना, L1/L2। L1 का वैल्यू क्या है रख लेते हैं, L1 का वैल्यू है 1 और L2 का वैल्यू है 9 मीटर। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, T1/T2 निकालना है हमें, तो ये स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ये देखिए आगे हमारा रेशियो T1 और T2 मतलब दोनों पेंडुलम्स के टाइम पीरियड का रेशियो आ चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं आपके बुक में, लेकिन मैं आपको जरा बता देता हूं, आइडिया दे देता हूं। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेशन निकालना होता, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए आपको बोला गया कि दोनों जगह पे, एक जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 हम एक जगह पे ले लेते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे जगह पे आपको मान लीजिए बोल दिया गया कि G2 जो है दैट इज ट्वाइस G1, ऐसे करके। तो अगर दोनों का टाइम पीरियड कंपेयर करने बोला, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ G के। तो अब जैसे यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो T1 के सामने L1, T2 के सामने L2। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल T1 के सामने हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ G2, और T2 के सामने क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ G1। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरा लिख ही लेते हैं। स्क्वायर रूट होल में दे देते हैं, दैट इज G2/G1। तो आपको T1:T2 का रेशियो निकालना था, तो देखिए तो G2 की जगह आपने क्या लिखा, ट्वाइस G1। आपको वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि आप कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो T1:T2 और ये स्क्वायर रूट था तो दे देते हैं। अब देखिए G2 की जगह रखा ट्वाइस G1, और G1 का जो भी वैल्यू आप रख सकते हैं। वैसे यहाँ G1 कैंसिल हो जाएगा, तो T1/T2 क्या आ गया आपका, √2। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दैट विल बी √2:1, है ना। अब थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं बच्चों।
कि और कैसा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, जरा देखते हैं। A seconds pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4। अब देखिए हमारे पास सेकंड्स पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम बोला गया तो टाइम पीरियड हमें पहले से पता चल गया, टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड। अब क्या बोला गया कि सेकंड्स पेंडुलम को किसी ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है 1/4। तो जनरली हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो भी है हम मान लेते हैं, इसको हम T1 लिख देते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि दूसरे जगह पे गए तो टाइम पीरियड कैसे अफेक्टेड होगा। तो हम इस वाले टाइम पीरियड को T1 ले लेते हैं, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो पहले से हमारा था G1, उसको हम G ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगा, है ना। अब देखिए, तो पहले से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, G1 का वैल्यू क्या ले लिया, G। अब जो नए जगह पे हम गए वहां नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, देखिए बोला गया 1/4 हो गया पहले का। तो G2 मतलब नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, G/4, मतलब पहले का जो था उसका 1/4। तो इस जगह पे हमें नया टाइम पीरियड फाइंड करना है, दैट इज T2। अब देखिए आपको मैंने वही चीज अभी बताया था, जो एग्जांपल अभी दे रहा था ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम ये काम, जरा देखते हैं। तो हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल, गिव रीजन, व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली इसका टाइम पीरियड बदलेगा, क्यों बदलेगा, रीजन हमें दिख रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G। तो स्क्वायर पहले G था और अब क्या हो गया G/4, तो टाइम पीरियड बदलेगा। कितना बदलेगा हमसे ये पूछा जा रहा है, तो जरा देखते हैं व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो देखिए मैंने आपको बताया तरीका, भी क्या करेंगे, T1 is to T2 इक्वल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां क्या लिखेंगे, T1 के सामने G2 और T2 के सामने स्क्वायर रूट ऑफ G1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए T1 का वैल्यू हमें पता है पहले से 2 सेकेंड डिवीजन T2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ G2, ये होल स्क्वायर रूट दे देते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है। G2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए G/4, तो G2 की जगह रख दिया G/4, और फिर डिवीजन में क्या है G1, जिसका वैल्यू क्या है G। तो G1 की जगह हम G अगर यहां रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, G और G ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/T2 इक्वल ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 आ जाएगा, 2/T2 इक्वल स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T2 क्या आ गया बच्चों 4 सेकेंड, है ना। तो हमारा नया टाइम पीरियड क्या आ गया, 4 सेकेंड आ चुका है। तो हमसे यही चीज पूछा जा रहा था बच्चों कि इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो आई होप कि मैंने जो जो आपको बताया है आज सिंपल पेंडुलम के बारे में, ये सब आपको समझ में आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी दोस्तों से, बाकी बच्चों से भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का, हमारे चैनल के स्टार्ट करने का जो मोटिव है उसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।